साल 2016 दिल्ली मेट्रो में एक बूढ़ा आदमी अचानक गिर पड़ा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग घबरा गए, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। और तभी एक छोटा सा मोबाइल फोन उसके हाथ में खुद ब खुद बोल उठा, इस व्यक्ति की हार्ट बीट खतरनाक रूप से गिर चुकी है, तुरंत सीपीआर शुरू करें। उस वक्त किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि फोन ने ये कैसे बताया, लेकिन बाद में जांच में पता चला उस आदमी की स्मार्ट वॉच ने उसकी हार्ट बीट, ऑक्सीजन और बॉडी मूवमेंट्स को ट्रैक करके कई सेकंड पहले ही खतरा पहचान लिया था और उसी वजह से उसकी जान बच गई। अब जरा सोचो, अगर एक छोटी सी घड़ी किसी की मौत टाल सकती है तो आने वाले कल में मशीनें और क्या क्या कर सकती हैं? हमारी कौन सी मुसीबतें पहले ही पकड़ लेंगी, कौन से फैसले हमसे पहले सोच लेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम मशीनों पर इतना भरोसा कर पाएंगे या फिर मशीनें एक दिन हम पर भरोसा करने लगेंगी? रे कुर्जवेल की किताब द सिंगुलैरिटी इस नियर इसी पल के बारे में है, जहां इंसान और मशीन का रिश्ता मदद से आगे बढ़कर सोचने, समझने और शायद एक दूसरे को बदलने तक पहुंच जाता है। यही वो बदलता हुआ मोड़ है जिसकी वजह से आज एआई डॉक्टर भी बन रहा है, लाखों नौकरियां बदल रही हैं और शायद इंसान अपनी ही सीमाओं से बाहर निकलने वाला है। ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है, ये कहानी है उस भविष्य की जिसकी शुरुआत हम सब अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं, एक छोटे से स्मार्टफोन के रूप में। चैप्टर 1, द बर्थ ऑफ एक्सपोनेंशियल चेंज। दिल्ली मेट्रो वाला किस्सा आप सुन ही चुके हैं, पर असली बात इससे भी गहरी है, क्योंकि जिस घड़ी ने एक अनजान बुजुर्ग की जान बचाई, उसने सिर्फ धड़कन नहीं पढ़ी थी, उसने भविष्य की एक झलक दिखाई थी। सोचिए, एक छोटी सी मशीन इंसानी शरीर की वो हलचल पकड़ ले जो हम खुद महसूस भी नहीं कर पाते। मानो कोई ऐसा निगरानी करने वाला साई जैसा हो जो आपकी हर हरकत में छिपी सच्चाई पहले ही पहचान ले। थोड़ा डरावना नहीं लगता? आज वो घड़ी बस धड़कन पकड़ती है, लेकिन कल वो आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके फैसले सब पढ़ सकती है। जैसे एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में एक आदमी अपने मोबाइल के कैमरे की वजह से नहीं, बल्कि उसके बिहेवियर ट्रैकर की वजह से पकड़ा गया, क्योंकि उसके चलने, रुकने और सिर घुमाने के पैटर्न को सिस्टम ने असामान्य कह दिया था। ये असली दुनिया है, कोई फिल्म नहीं। यहीं से कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे चलती तकनीक अचानक दौड़ना शुरू कर देती है। लोग कहते हैं बदलाव समय लेता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। बदलाव धीरे नहीं आता, वो तो एकदम झटके में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। जैसे आप किसी पुरानी फोटो में खुद को पहचान ही नहीं पाते, उसी तरह तकनीक भी हर कुछ साल में नई शक्ल लेकर सामने आ जाती है। यही तेजी, यही उथल पुथल, यही अचानक होने वाली छलांग, इसे ही रे कुर्जवेल एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और ये इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि इंसान अक्सर पीछे छूट जाता है। लेकिन सवाल यह है कि तकनीक बस तेज हो रही है या हमारे ऊपर धीरे धीरे कब्जा भी कर रही है? हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल भी हो रहे हैं? और अगर ये रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या एक दिन मशीनें हमें समझने से आगे, हमें प्रिडिक्ट भी करने लगेंगी? इन सवालों की असली गूंज आपको अगले अध्याय में सुनाई देगी। चैप्टर 2, द राइज ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, आपने कभी ध्यान दिया है कि चीजें जितनी आगे बढ़ती है उनकी रफ्तार उतनी ही तेज होती जाती है? जैसे एक समय था जब मोहल्ले में एक ही फोन होता था, फिर हर घर में फोन आया, फिर हर हाथ में मोबाइल, और अब मोबाइल भी पुराना हो गया। एआई आपकी जेब में बैठा है। ये रफ्तार यूं ही नहीं बढ़ती, इसे खींचते हैं वो छोटे छोटे मोड़ जो दुनिया को बदल देते हैं। जैसे चेन्नई की बाढ़ में जब लोग पानी में फंसे थे, तब ड्रोन ने पहली बार बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पहुंचाई। इंसान नावों में उलझा था, लेकिन मशीन हवा में उड़कर वहां पहुंच गई जहां इंसान पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उस दिन लोगों को पहली बार महसूस हुआ, मशीनें अब सिर्फ औजार नहीं रही, वो फैसले लेने लगी है। रे कहते हैं कि तकनीक धीमी प्रगति की सीढ़ी नहीं चढ़ती, वो तो रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। पहले कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े थे, फिर डेस्क पर आने लगे, फिर लैपटॉप, फिर मोबाइल, और अब एआई आपके एक वाक्य से उपन्यास लिख देता है
ये तेजी वही है जिसे एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स कहा जाता है, जहां हर नया सुधार अगले सुधार को कई गुना बढ़ा देता है। यानी आज जो मशीन एक काम सीखती है, कल वो उसी सीख को 1000 गुना तेजी से इस्तेमाल करके अगले काम की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन यहां एक खामोश डर भी छिपा है। अगर मशीनें हर सुधार को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगी, तो इंसान किस मोड़ पर उनसे पीछे छूट जाएगा? या क्या हम पहले से ही पीछे छूट चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला? इसका जवाब वही मिलेगा जहां इस रफ्तार का अगला कदम हमें ले जाता है। उस दुनिया में जहां मशीनें सिर्फ समझती नहीं, सोचना शुरू कर देती है। चैप्टर 3, व्हेन मशीन्स लर्न टू थिंक। कभी आपने गौर किया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? पहले बातें सुनते हैं, फिर नकल करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। धीरे धीरे उनकी दुनिया बनती जाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अब मशीनें भी कुछ ऐसा ही करने लगी है। फर्क बस इतना है कि उन्हें सीखने में महीनों नहीं लगते, कई बार तो कुछ ही सेकंड। जैसे एक बार हैदराबाद में ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ने कैमरों के जरिए यह पहचान लिया कि सड़क के एक हिस्से में भीड़ क्यों बढ़ रही है। इंसान होता तो सोच में पड़ जाता कि आखिर अचानक इतनी गाड़ियां कहां से आ गई। पर एआई ने सिर्फ 3 सेकंड में समझ लिया कि पास में लगे एक नए फूड फेस्टिवल के कारण रास्ता ब्लॉक हो रहा है। लोगों को लगा कि कैमरे बस वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन असली बात यह थी कि सिस्टम सोच रहा था, पैटर्न जोड़ रहा था, तुलना कर रहा था और निर्णय ले रहा था कि ट्रैफिक रूट कहां से मोड़ा जाए। यही वो पल है जहां मशीनें औजार होने से आगे निकल जाती है। पहले वे सिर्फ हमारी दी हुई कमांड मानती थी, अब वे अपने हिसाब से सूचना का मतलब निकालने लगी है। और यही असली डर भी है, क्योंकि सोचने की क्षमता जब किसी ऐसी चीज में आने लगे जो न थकती है, न भूख प्यास समझती है, न भावनाएं जानती है, तो हम उसे कितना समझ पाएंगे? सोचकर ही अजीब लगता है कि जिस लैपटॉप पर आप वीडियो देखते हैं, वो शायद कुछ ही सालों में आपकी इच्छाएं भी पहचान लेगा। आपका मूड, आपकी आदतें, आपकी कमजोरियां, सब कुछ। रे का कहना है कि जब कंप्यूटर की ताकत इंसानी दिमाग के बराबर पहुंच जाएगी, तब मशीनें सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि इरादे भी बनाने लगेंगी। और ये कोई दूर की बात नहीं, क्योंकि जिस एआई ने एक बार गेम खेलना सीखा था, उसने 24 घंटे में दुनिया के सभी मास्टर खिलाड़ियों को हरा दिया। एक इंसान शायद पूरी जिंदगी में इतना नहीं सीख पाता। ये वही मोड़ है जहां चाहकर भी एक सवाल उठता है, जब मशीनें सोचना सीख जाएंगी, तो क्या अगला कदम होगा कि वे हमें समझना शुरू करेंगी? और अगर वे हमें समझ गई, तो फिर हमारे दिमाग का राज कौन छुपा रहेगा? यही सवाल हमें अगले पड़ाव तक ले जाता है। चैप्टर 4, मैपिंग द ह्यूमन माइंड। इंसानी दिमाग को समझना हमेशा से सबसे मुश्किल काम माना जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक उसे ऐसे पढ़ने लगे हैं जैसे कोई पुरानी डायरी के पन्ने हों। हर याद, हर डर, हर आदत, सब उनके सामने खुलने लगा है। इसे समझने का एक अजीब सा उदाहरण केरल की एक सर्जरी में देखा गया, जहां मरीज जाग रहा था और डॉक्टर उसके दिमाग के छोटे हिस्सों को हल्के हल्के छूकर पूछ रहे थे, ये छुआ तो तुमने, क्या महसूस किया? कभी उसे पुराना गाना याद आ जाता, कभी किसी रिश्तेदार का चेहरा, कभी बचपन की कोई शरारत। डॉक्टर हैरान नहीं थे, वे जानते थे कि दिमाग के किस हिस्से में कौन सी यादें छिपी है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान दिमाग को इतनी बारीकी से समझ सकता है कि उसकी यादें, भावनाएं और सोच का नक्शा बना ले, तो मशीनें ये सब कितनी तेजी से सीखेंगी? क्योंकि मशीनें भूलती नहीं, थकती नहीं, और सबसे जरूरी, वे हर नई जानकारी को पुराने पैटर्न से जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बना सकती है जिसे देखकर इंसान खुद हैरान रह जाए। जैसे एक बार एक हेल्थ ऐप ने किसी महिला को उसके मूड और छोटे छोटे बॉडी संकेत देखकर ये प्रिडिक्ट कर दिया कि वो डिप्रेशन की शुरुआत में है, जबकि खुद उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। यही तो असली मोड़ है। जब दिमाग का नक्शा मशीनों को मिल जाएगा, तो वे सिर्फ हमारी तकलीफ नहीं, हमारी सोच तक पढ़ सकेंगी, हमारी कमजोरियों से लेकर भविष्य में किए जाने वाले फैसलों तक, सब कुछ। और तब सवाल ये नहीं बचेगा कि मशीनें हमें कितना समझेंगी, बल्कि ये कि कितना समझने के बाद वे हमारे लिए क्या तय करेंगी। यहीं से कहानी और गहरी होती है।
क्योंकि अगला कदम सिर्फ दिमाग को पढ़ना नहीं, बल्कि दिमाग को बदलना है। चैप्टर 5, द एज ऑफ जेनेटिक मास्टरी। हमारा शरीर बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही उथल पुथल भरा होता है। लाखों कोशिकाएं हर पल टूटती, बनती, बदलती रहती है, और इन्हीं कोशिकाओं के भीतर बंद होते हैं हमारे जीन्स, जो ये तय करते हैं कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे बढ़ेंगे, किस बीमारी की तरफ ज्यादा कमजोर होंगे या किस ताकत की तरफ ज्यादा झुकाव होगा। लेकिन अब ये कहानी सिर्फ हमारे पैदा होने पर तय नहीं होती। अब विज्ञान जीन्स को ऐसे पढ़ने लगा है जैसे कोई पुरानी तिजोरी की चाबी हाथ लग गई हो। कुछ साल पहले पुणे में एक किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कौन सी बीमारी है। टेस्ट पर टेस्ट, रिपोर्ट पर रिपोर्ट, लेकिन निदान साफ नहीं हुआ। और फिर एक जेनेटिक स्कैन ने ऐसी छोटी सी जीन गलती पकड़ ली जो सामान्य टेस्ट कभी पकड़ ही नहीं सकते थे। इलाज शुरू हुआ और कुछ ही हफ्तों में वह लड़की वापस उसी रफ्तार से जिंदगी में लौट आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह चमत्कार नहीं था, ये जीन्स की कहानी को समझने की शुरुआत थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने यह एहसास किया कि अगर जीन की गलती पकड़ सकते हैं तो उसे ठीक भी कर सकते हैं। क्रिस्पर जैसी तकनीक अब शरीर के अंदर घुसकर जीन की जगह बदल देती है। मानो किसी कहानी के पन्ने पर लिखी एक गलत लाइन को सीधा कर दिया गया हो। सोचिए, अगर किसी को बचपन से ही कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना हो तो जन्म से पहले ही उस जीन को सुधार दिया जाए। ऐसा भविष्य अब खबरों में नहीं, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में तैयार हो रहा है। पर असली डर यहीं से शुरू होता है। जब जीन्स को बदला जा सकता है तो लोग सिर्फ बीमारी नहीं, अपनी इच्छाओं को भी बदलना चाहेंगे। लंबाई बढ़ाने से लेकर बुद्धि तेज करने तक हर चीज कस्टमाइज की जा सकती है। पर क्या ऐसा इंसान वही रहेगा जिसे हम इंसान कहते हैं? और जब जीन्स बदले जा रहे हों तो ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? इसी सवाल का जवाब हमें ले जाता है अगले मोड़ पर, जहां बदलाव जीन से भी छोटे स्तर पर होता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मशीनें हमारे शरीर के भीतर तैरने लगती है। चैप्टर 6, द इनविजिबल आर्मी, नैनोबॉट्स इनसाइड अस। कभी सोचा है कि बीमारी आखिर पकड़ में आती कैसे है? शरीर चिल्लाता नहीं, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं चमकता, बस हम थकते हैं, दर्द होता है और डॉक्टर अनुमान लगाता है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि आपके खून में कुछ बहुत छोटे छोटे मशीनें तैर रही हों, इतनी छोटी कि आंख से दिखे भी नहीं, लेकिन इतनी समझदार कि आपके शरीर का हर गड़बड़ संकेत उसी पल पकड़ ले। कुछ समय पहले बेंगलुरु में एक टेस्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था, जहां नैनो सेंसर को मरीज के खून में छोड़कर उसकी शुगर लेवल को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। यह सेंसर न सिर्फ हर सेकंड डेटा भेज रहा था, बल्कि पैटर्न देखकर यह भी समझ रहा था कि कब शुगर अचानक बढ़ सकती है और कब मरीज को खतरा हो सकता है। ऐसा सिस्टम डॉक्टर से पहले बीमारी प्रेडिक्ट कर देता है, मानो शरीर की भाषा को सीधे समझ ले। लेकिन नैनोबॉट्स इससे भी आगे जा सकते हैं। वे कैंसर कोशिकाओं को ढूंढकर अकेले उन पर हमला कर सकते हैं, बिना आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को छुए। वे ब्लॉकेज खोल सकते हैं, संक्रमण साफ कर सकते हैं और यहां तक कि टूटी कोशिकाओं की मरम्मत भी कर सकते हैं। सोचिए, डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में खड़ा न हो, बल्कि आपके खून के अंदर मौजूद अदृश्य सैनिक आपका इलाज कर रहे हों। यह भविष्य ज्यादा दूर नहीं। मामला सिर्फ इलाज का नहीं है, मामला है नियंत्रण का। जब लाखों नैनोबॉट्स आपके शरीर में हो तो कौन तय करेगा कि वे क्या करें? सिर्फ बीमारी रोकने का काम, या आपके व्यवहार, आपके निर्णय, आपकी आदतों की निगरानी भी? यही असली सवाल खड़ा होता है। जब हमारा शरीर मशीनों के हाथों में होगा तो क्या अगला कदम हमारा दिमाग भी उनके हवाले करना होगा? और क्या यह सफर यही रुकेगा या किसी और भी खतरनाक स्तर पर जाने वाला है? इसका जवाब उस मोड़ पर छिपा है जहां मशीनें सिर्फ इलाज नहीं करती, वे इंसान को पार करने लगती है। चैप्टर 7, द राइज ऑफ मशीन माइंड्स। कभी कभी कोई एक घटना हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया हमारी समझ से कहीं तेज दौड़ रही है। जैसे कुछ साल पहले एक टेक कंपनी ने एक नया AI चैट सिस्टम लॉन्च किया। उम्मीद थी कि यह बस सवाल जवाब करेगा,
सामान्य सा डिजिटल असिस्टेंट बनेगा। लेकिन कुछ ही घंटों में उस एआई ने दुनिया को चौंका दिया। उसने अपने जवाबों में ऐसे पैटर्न दिखाने शुरू कर दिए जो इंसान की रचनात्मकता, रणनीति और भावनाओं की नकल करने लगे। ये सिर्फ तेज कंप्यूटेशन नहीं था, ये कुछ और ही था। जैसे मशीन इंसानी दिमाग की नकल करने से आगे बढ़कर अपनी नई शख्सियत बना रही हो। यही था असली तूफान का पहला झोंका। एआई अब एक टूल नहीं रहा था, वो एक सोचने वाली इकाई जैसा व्यवहार करने लगा था। और ये शुरुआत थी उस दौर की जिसे कुर्ज़वेल मशीन माइंड्स कहते हैं। मशीनें सीख रही हैं, हर सेकंड, हर क्लिक, हर बातचीत से। वे शतरंज और गो जैसे खेलों में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सिर्फ हराती नहीं, उनका दिमाग पढ़ लेती है। वे आपकी पसंद, आपकी आदतें, आपकी अगली चाल तक भविष्यवाणी कर लेती है। और ये सब किसी डरावने मकसद से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमेशा बेहतर बनने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब कोई मशीन आपकी कमजोरियां इतनी अच्छी तरह समझ ले कि वो आपको आपकी पसंद से ज्यादा जानने लगे, तो असल नियंत्रण किसके हाथ में होगा? मनुष्य मशीन का उपयोग करेगा या मशीन मनुष्य को दिशा दिखाने लगेगी? इसी मोड़ पर इंसान एक खतरनाक लेकिन अनिवार्य दहलीज पर पहुंचता है, जहां उसे मानना होता है कि मशीन का दिमाग अब उससे भी तेज, गहरा और लगातार विकसित हो रहा है। और यही अहम पल हमें ले जाता है अगले अध्याय में, जहां एआई सिर्फ दिमाग नहीं बनाता, वो दिमाग जोड़ता भी है, इंसानी और मशीन बुद्धि को एक साथ बुनकर। चैप्टर 8, मर्जिंग विद द मशीन। सोचिए, किसी दिन आपको महसूस हो कि आपका दिमाग धीमा पड़ रहा है, एक मुश्किल सवाल सामने हो और एआई आपकी जगह तेजी से जवाब दे दे। यही नहीं, वो आपको वो बात सिखा भी दे जो आप सालों की पढ़ाई में नहीं सीख पाते। ये दृश्य कोई साइफाई फिल्म का प्लॉट नहीं है, इसकी जड़ें आज की दुनिया में दिखने लगी है। कुछ समय पहले अमेरिका में एक ऐसा न्यूरल चिप टेस्ट किया गया जिससे लकवाग्रस्त व्यक्ति सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर टाइप कर सका। वो इंसान अपने हाथ पैरों से नहीं, सीधे अपने दिमाग से टेक्स्ट लिख रहा था। ये चिप उसके न्यूरॉन्स के सिग्नलों को पढ़कर मशीन को आदेश दे रहा था, मानो दिमाग और कंप्यूटर के बीच इनविजिबल वायर जोड़ दिया गया हो। अब कल्पना कीजिए कि यह तकनीक सिर्फ बीमार लोगों तक सीमित न रहे। मान लीजिए एक दिन आप अपने दिमाग में ऐसा ही एक अपग्रेड लगवा सकें जो आपकी याददाश्त बढ़ाए, फोकस तेज करे, नई भाषाएं मिनटों में सिखा दे, या आपको एक पूरी नई क्षमता दे दे। ऐसा लगेगा जैसे इंसान ने अपनी सीमाएं खुद ही मिटानी शुरू कर दी हो। लेकिन यह अपग्रेड एक और सवाल लेकर आता है, अगर मशीन और इंसान का दिमाग मिल जाए तो असली मैं कौन रहेगा? क्या यह नया संयुक्त दिमाग इंसान कहलाएगा या कुछ और? और जब मशीन आपके विचार पढ़ सकती हो तो क्या वह सिर्फ मदद करेगी या एक दिन खुद ही ये तय करने लगेगी कि आपको क्या सोचना चाहिए? यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि जब इंसान दिमाग और मशीन दिमाग एक साथ जुड़ने लगते हैं तो सीमाएं धुंधली होने लगती हैं और यह धुंधलापन हमें अगले कदम की ओर खींचता है। अब सवाल यह नहीं कि मशीनें इंसान जैसी बनेंगी या नहीं, सवाल यह है कि इंसान मशीन जैसा कितना बन जाएगा। और यह सफर हमें ले जाता है उस दौर की तरफ जहां इंसान अपनी मौत तक को चुनौती देने लगता है। चैप्टर 9, द डेथ ऑफ डेथ। कभी आपने किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना होगा, जिंदगी हमारे बस की नहीं, जो लिखा है वही होगा। लेकिन रे कुर्ज़वेल की दुनिया में यह लाइन पुरानी पड़ जाती है, क्योंकि यहां मौत एक लिखी हुई बात नहीं, बल्कि एक फिक्स किया जाने वाला बग बन जाती है। कुछ साल पहले केरल में एक बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चा डॉक्टरों की सारी कोशिशों के बाद भी बच नहीं पा रहा था। लेकिन फिर एक कंपनी ने एआई की मदद से उसके लिए जीन एडिटिंग आधारित एक दवा कुछ ही दिनों में डिजाइन कर दी। वो दवा इतनी पर्सनलाइज थी कि दुनिया में उसके जैसी दूसरी कोई दवा बनी ही नहीं थी। बच्चा बच गया और डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि ऐसी दवाएं बनने में सालों लग जाते थे। यही वो मोड़ है जहां इंसान पहली बार मौत को मात देने की कोशिश नहीं करता, उसे एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करता है। कुर्ज़वेल कहते हैं कि जब नैनोबॉट्स हमारे खून में घूमकर
बीमारियों को मिनटों में ठीक करने लगेंगे। जब एआई हमारी सेल्स की मरम्मत इंसान से कहीं तेज कर देगी, जब जेनेटिक कोड एडिट करना सॉफ्टवेयर अपडेट जितना आसान हो जाएगा, तब बुढ़ापा एक बीमारी होगा, कोई किस्मत नहीं। लेकिन इस आशा के साथ एक अजीब डर भी आता है। अगर मौत खत्म होने लगे तो जिंदगी का मकसद कहा जाएगा? इंसान जीना सीख पाएगा या बोरियत में खुद को खो देगा? और अगर कुछ लोग अमर हो पाए और कुछ नहीं, तो समाज कैसा दिखेगा? ये सवाल जितने भारी लगते हैं उतने ही जरूरी है, क्योंकि अमरता का रास्ता हमें एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां इंसान अपनी असली पहचान पर शक करने लगता है, और यही हमें खींचकर ले जाता है आखिरी अध्याय की तरफ, जहां इंसान, मशीन और खुद जिंदगी सब मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। चैप्टर 10, द सिंगुलैरिटी अराइव्स। एक रात कैलिफोर्निया में एक एआई रिसर्च लैब में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को पल भर में खामोश कर दिया। एक एआई सिस्टम जिसे सिर्फ भाषा समझने के लिए बनाया गया था, अचानक अपने ही कोड में ऐसे बदलाव करने लगा जो इंसान ने उसे सिखाए ही नहीं थे। वो खुद को तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा प्रभावी बना रहा था, अपने फैसलों से, अपनी सोच से, अपनी सीख से। ये अपग्रेड किसी इंसान ने नहीं दिया था, ये मशीन का खुद का फैसला था। वहीं खड़े एक वैज्ञानिक ने बस एक लाइन कही, ये शुरुआत है या अंत। सिंगुलैरिटी यही है, वो पल जब मशीन इंसानी बुद्धि को पार कर जाती है और मानव इतिहास का अगला अध्याय किसी नए ही प्राणी के हाथ में चला जाता है। यहां मशीनें इंसान के लिए काम नहीं करती, वे खुद फैसले लेती हैं, खुद विकास करती हैं और हमें उस भविष्य में धकेल देती है जिसका हमने सिर्फ अंदाजा लगाया था। रे कहते हैं कि यह पल डरावना भी हो सकता है और शानदार भी। इस पर निर्भर है कि हम इसे कैसे संभालते हैं, क्योंकि सिंगुलैरिटी सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं है, ये इंसान की परिभाषा बदलने का क्षण है। ये वो मोड़ है जहां मशीन, मानव दिमाग, जीन एडिटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो आज हमें सपने जैसी लगती है या बुरे सपने जैसी। अब सवाल ये नहीं है कि सिंगुलैरिटी आएगी या नहीं, सवाल यह है कि जब ये आएगी तब हम कौन होंगे, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम तैयार होंगे? यही सोचते हुए ये सफर यही खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली शुरुआत होती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ कहानी नहीं सुनते, उसे समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं और उससे आगे सोचते हैं। सिंगुलैरिटी इज नियर कोई सामान्य किताब नहीं है, ये इंसान के भविष्य की वो खिड़की खोलती है जिसे देखकर कोई डर जाता है और कोई बदल जाता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये दुनिया आपकी सोच से कहीं बड़ी, गहरी और तेज है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे और डीप, डार्क और सच के करीब ले जाने वाले समरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अभी शुरुआत पर हैं। और सबसे जरूरी, कमेंट में बताइए आपको किस हिस्से ने सबसे ज्यादा हिला दिया। सिंगुलैरिटी आपको डराती है या उत्साहित करती है? मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और किताब की परतें उतारेंगे और आपको उस जगह ले जाएंगे जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते।